नमस्कार दोस्तों, मैं एम के भारती आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल भारतीय अध्ययन केंद्र में। दोस्तों, हम लोग आज सीखेंगे एक रैखिक बहुपद दिया हुआ है, इसके ग्राफ किस तरीके के होंगे। आप लोग जानते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यदि आपके पास रैखिक बहुपद दिया रहे तो उसके ग्राफ कितने तरह से हो सकते हैं और वो कितने प्रकार के होंगे, इसको हम कैसे पहचानेंगे। आखिर हम समीकरण को देखकर कैसे पता लगाएंगे कि इनका ग्राफ कैसा होगा। आप जानते हैं, ग्राफ जब भी होगा दो समीकरण का ग्राफ या तो कट करता है, या तो समांतर होता है, या तो समपाती होता है। ये बात आप जान चुके हैं, है कि नहीं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो ग्राफ होगा, इसका एक लाइन, इसका एक लाइन, है ना। ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है रैखिक समीकरण युग्म का। तो इसके जो ग्राफ होंगे या तो ऐसे होंगे, या ऐसे, या तो ऐसे। तो हम कैसे जानेंगे कि ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेद करेगा, समांतर है या फिर समपाती है। तो आज हम यही सीखेंगे। हालांकि ये चीज मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन मैं फिर भी एक बार रिवीजन के लिए थोड़ा सा यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद हम सीधा चलेंगे इसके अध्याय में, है ना। और उसके बाद जो ग्राफ है, मैंने आपको बिंदु निकालना सिखाया, अभी तक ग्राफ खींचना नहीं सिखाया। तो इसके बाद हम सीधे अध्याय में चलेंगे और वहां पर हम जो बिना ग्राफ वाला सवाल है, जिसमें सिर्फ इसका जो थ्योरी है उसका उपयोग करके जो हम बनाएंगे, सिर्फ वो आपको कवर करेंगे पहले। उसके बाद जहां ग्राफ की बात आएगी, उसको एक छोटा सा वीडियो या फिर इसी वीडियो में हम लास्ट में ग्राफ को ऐड कर देंगे, है ना। तो देखते हैं कितना लंबा होता है ये वीडियो। यदि अधिक लंबा हो जाएगा तो हम आपके लिए अलग वीडियो देंगे ग्राफ का, नहीं तो इसी में हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम समीकरण को पहचान पाएंगे। यदि हमारे पास समीकरण दे दिया जाए, समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, और बताने के लिए कहे कि ग्राफ कैसा होगा, तो हम कैसे पहचानेंगे। तो आइए दोस्तों, तो पहला कंडीशन आपको याद होगा। क्या कंडीशन था? यदि दो समीकरण दिया रहे और उसमें हमारा a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए, तब इसका ग्राफ कैसा होगा। ग्राफ हमारा होता है प्रतिच्छेदी ग्राफ, है ना। आप ये जानते हैं, मैं यहां ग्राफ लिख रहा हूं। ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी ग्राफ होता है कि नहीं। यदि ग्राफ की बात की जाए, ऐसा हो जाएगा। और ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी हो जाए, कहने का मतलब एक दूसरे को काटता है, तो एक बिंदु पे काटता है, वही हमारा हल होता है। तो इसके जो हल होंगे, एक हल होंगे, एक हल, केवल एक हल, केवल एक हल। आप इसे अद्वितीय हल भी कह सकते हैं, किताब में अद्वितीय हल भी इसका नाम दिया हुआ है ना। और जब एक हल हो, इसका मतलब ये विरोध नहीं कर रहा है, मतलब सवाल बन रहा है, आपका सॉल्व हो रहा है। इसीलिए इसको, इस समीकरण युग्म को हम लोग कहते हैं अविरोधी समीकरण। क्या कहेंगे? अविरोधी समीकरण युग्म। मैंने आपको बताया था कि आप इस सारणी को अच्छे से याद रखेंगे, है ना, जो आपकी किताब में दिया हुआ है, जो आपकी किताब में यहां पे दिया हुआ है। आप इस सारणी को बेहतरीन ढंग से याद रखेंगे। यहां पे सारा दिया हुआ ग्राफ कैसा होगा इसका, ये चीज। तो मैं इसी चीज को एक बार नोट कर रहा हूं, है ना। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं यहां पर कि यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तो हमारा ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी। और यदि प्रतिच्छेदी होगा तो एक बिंदु पे कट करेगा, और वही बिंदु जो होगा हमारा समीकरण का हल होगा। तो इसके एक हल होंगे, और इस समीकरण युग्म को कहेंगे हम लोग अविरोधी समीकरण युग्म या फिर संगत समीकरण युग्म। आप इसको बिल्कुल रट के नहीं, समझ के आप इसको याद कर लें, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटे। दूसरा कंडीशन है a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यदि ऐसा हो जाए तो इसकी ग्राफ समपाती, दोनों लाइनें एक हो जाएगी। दो समीकरण दिया रहेगा, जब आप ग्राफ खींचेंगे तो दोनों लाइनें एक तरीके से हो जाएगी, है ना, इस तरीके की हो जाएगी। मैं आपको दिखा रहा हूं, आपके एनसीईआरटी किताब में बिल्कुल दिया हुआ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। उदाहरण दो, ये आपका उदाहरण 2 है, और ग्राफ आपका, दोनों ग्राफ बिल्कुल सेम है ना। तो यदि इस प्रकार से दिया रहे
तो आपका ग्राफ संपाती हो जाएगा, अनंत हल होंगे इसके, अनंत हल। और ये आश्रित युग्म, आश्रित क्यों? जैसा आप x का मान रखेंगे वैसा आपको y का मान मिल जाएगा, इसलिए आश्रित युग्म। x के मान पे डिपेंड करेगा y का मान, इसलिए आश्रित समीकरण युग्म। ऐसा आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, कोई समीकरण दे दिया रहेगा, बताइए कैसा समीकरण युग्म है, इसके ग्राफ कैसे होंगे, कौन कितने हल होंगे, तो इस टाइप के सवाल हम लोग अध्याय में करेंगे। तीसरा कंडीशन है हमारा, यदि नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इसके ग्राफ जो होंगे समांतर। अब बताइए समांतर का कहीं कटती है क्या? बिल्कुल नहीं कटती। यदि नहीं कटती तो कोई हल नहीं हुआ, कटेगा तो बिंदु मिलेगा, नहीं कटेगा तो बिंदु नहीं मिलेगा। कट ही नहीं रहा है, समांतर है, समांतर। जब समांतर है लाइनें तो कटेगा नहीं, कटेगा नहीं तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं तो भैया विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है? ये विरोध कर रहा है और संगत समीकरण युग्म है। समझ गए ना? तो ये तीन कंडीशन आपके पास है और इसी से सवाल अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली जो है। हम एग्जाम्पल फिलहाल अभी छोड़ रहे हैं क्योंकि एग्जाम्पल में ग्राफ है और ग्राफ को हम एक ही साथ कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग प्रश्नावली 3.2 में। प्रश्नावली 3.2, तो प्रश्नावली 3.2 का जो पहला और दूसरा जो सवाल है, पहला दूसरा सवाल जो है ये हमारा ग्राफ का है, तो इसे हम बाद में करेंगे। समझ गए? बाकी अगला जो सवाल है वो क्या कहता है, आइए देखते हैं। चलिए मैं आपको दूसरा सवाल पढ़ के सुनाता हूं। अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। समझ गए ना? आखिर ग्राफ पूछ रहा है, ग्राफ कैसा है, प्रतिच्छेद करता है, समांतर है या संपाती है। तो देखिए पहला सवाल हम ले रहे हैं, आप गिवन लिखते हैं, है ना? कैसे बनाना है, बिल्कुल एकदम इजी, एकदम लॉलीपॉप सवाल है, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल इजी। ये मेरा सवाल दिया हुआ है 7x + 6y - 9 = 0, ये आपका सवाल दिया हुआ है। हमें बताना है ग्राफ कैसा होगा। तो ग्राफ जानने के लिए क्या करेंगे हम? A1/A2 निकालते हैं। यहाँ क्या होगा हमारा? A1/A2। आप लिखिए यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिए, SOLN शॉर्ट में। A1/A2 क्या हो जाएगा हमारा? 5/7। A1 क्या है? व्यापक फॉर्म, समझ रहे ना? x का गुणांक A1 कहलाता है, तो A1 5 और ये 7। चिन्ह का ध्यान रखना, दोनों प्लस है, चिन्ह का बिल्कुल ध्यान रखना है, बहुत अच्छे चिन्ह छोड़ देते हैं। ये हो गया। उसके बाद B1/B2 निकालिए। B1/B2 क्या होता है? -4/6, -4/+6, ये मेरा हो गया 2/3। 2 से यदि कटा दें तो ये हो गया। अब देखिए ये दोनों बराबर नहीं है तो हमें C1 और C2 निकालना जरूरत ही नहीं, यदि ये दोनों बराबर नहीं है तो, है ना? अर्थात IE है, IE का मतलब डेट इज 2 से, अर्थात हिंदी में अर्थात लिख सकते हैं आप, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। याद कीजिए यदि ये कंडीशन हो तो ग्राफ कैसा होगा, है ना? इस कंडीशन में ग्राफ कैसा होगा? बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा। आप कमेंट करके बताइए क्या होगा ग्राफ? प्रतिच्छेदी ग्राफ होगा, है ना? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, अतः आप लिख दीजिए समीकरण युग्म का, यही पूछ रहा है ना, ग्राफ पूछ रहा है ना? हाँ, रेखाएं। अच्छा, समीकरण युग्म का ग्राफ जो होगा, या फिर समीकरण युग्म, तो रेखा लिख रहा था, आप रेखा लिखिए, ग्राफ एक ही चीज है का। समीकरण युग्म की रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी एक बिंदु पे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। समझ गए? तो ये हमारा सवाल खलास होता है, यहां पे सवाल आपका कंप्लीट होता है। तो ये हमारा प्रतिच्छेद करने वाला ग्राफ हो गया, है ना? आप इस तरीके से बनाएंगे। दूसरा सवाल भी आप बनाइए, यहां वीडियो आप पॉज करिए, दूसरा और तीसरा सवाल आप बनाइए। तब तक हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। आइए दोस्तों, दूसरा का दूसरा सवाल और तीसरा सवाल मैंने यहाँ पे आपको बनाया। ये आपका सवाल रहा, यहाँ पर मैंने निकाला A1/A2 9/18 कटा दिया 1/2, 3/6 कटा दिया 1/2, 12/24 कटा दिया 1/2, तीनों बराबर, तीनों बराबर। क्या हो गया? समीकरण युग्म क्या हो गए? बताइए बताइए, संपाती हो गए, है ना? यदि बराबर हो जाए, संपाती हो जाए, यानी दोनों ग्राफ ओवरलैप कर जाएगा। हाँ, याद आ गया, आज
उस दिन मैं बोला था ओवरलैप हो जाता है ना, ओवरलैपिंग कर जाता है ना, ओवरलैप कर जाता है, संपाती हो जाता है। तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा हमारा समीकरण युग्म, संपाती हो जाएगा। ये यहां पर मैंने a1/2 निकाला है, 6/2 कटा दिया, यहाँ पे ये b1/b2 ध्यान रखना है, चिन्ह के साथ लिखना है b1/2, कुछ भी आप लिखते हैं a1/a2 b1/a2 c1/c2 चिन्ह के साथ, तो -3/1 है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में -3/1 आएगा, तो माइनस माइनस खत्म, 3/1 हो गया। देखिए ये दोनों बराबर हो गया, अब हमें तीसरा निकालना जरूरी है। यदि ये दोनों बराबर ना हो तीसरा निकालना कोई जरूरी नहीं है, यदि ये दोनों बराबर हो जाए तो तीसरा निकालना जरूरी होता है। तो c1/c2 क्या होता है 10/, यानी कि ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो आप जानते हैं यदि ये कंडीशन हो तो ग्राफ कैसा होगा, समांतर, रेल की पटरी, कहीं नहीं मिलेगी कोई हल नहीं होगा, समझ गए कि नहीं, कहीं नहीं मिलेगी तो कोई हल नहीं होगा, तो इसके ग्राफ होंगे समांतर। तो आप ये समझ गए। चलते हैं हम लोग तीसरे सवाल की ओर। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल भी सेम टू सेम यही है। क्या कहता है तीसरा सवाल में, मैं पढ़ रहा हूं सवाल, आप लोगों के पास किताब बिल्कुल होनी चाहिए। अनुपात फिर वही निकालना है, इसमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालना है, और रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत ये पता करना है। तो रैखिक समीकरण युग्म या तो संगत होता है या असंगत होता है ना, और कोई दूसरा नहीं होता, या तो संगत होगा, संगत मतलब हल जिसका हो, चाहे एक हल हो चाहे अनंत हो, मतलब नहीं है, और असंगत का मतलब जिसका हल नहीं हो। तो दो ही टाइप के होते हैं, संगत और असंगत। जिसका हल हो, ध्यान रखिएगा, अनंत हल वाले को भी हम लोग संगत कहते हैं। क्यों, हल होता है कि नहीं, भले अनंत हल है लेकिन उसको भी हम लोग संगत कहेंगे। समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म दो ही तरीके होते हैं, एक संगत एक असंगत। संगत उनका जिसका हल होता है उसे संगत, और जिसका हल नहीं होता उसे असंगत। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मैं पहला सवाल यहाँ पे क्या है, 3x सवाल आप देख रहे हैं, a1/a2 3/2 2/-3, समझ गए। तो अब यही दोनों बराबर नहीं, तो c1/c2 निकालना कोई जरूरी नहीं है, हमें पता चल गया ना, a1/a2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि इसका एक हल होगा, इसीलिए ये संगत होगा, समझ गए। दूसरा सवाल में मैंने निकाला a1/a2 तो 2/4 1/2 आया, फिर -3/-6 चिन्ह के साथ लेना है, b1/b2 1/2 आया, और c1/c2 8/9। देखिए ये बराबर के वो साइड है, यदि अचर पद बराबर के ये साइड हो, दोनों साइड दाहिने साइड, तब c1/c2 इस तरह ले लीजिए। ऐसा ना करें कि एक मेरा ये साइड हो और दूसरा वो साइड, उस तरीके से हम लोग ले लेंगे, तब ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि दोनों वही साइड था, इसीलिए c1/c2 डायरेक्ट ले लिए। यदि ये साइड होता दोनों तो माइनस में होता, तो माइनस दोनों जगह लगता, फिर कट भी जाता। तो ध्यान रखिएगा c1/c2 लिखते समय ये दोनों वही साइड हो या दोनों ये साइड हो, ऐसा नहीं कि एक उधर हो जाए एक इधर हो जाए, तो गड़बड़ हो जाएगा आपका। तो दोनों यही साइड था, इसलिए मैंने लिख दिया 8/9। तो देखिए 1/2 1/2 8/9, तो ये बराबर नहीं हुआ। a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा, तो ये असंगत होगा। तीसरा सवाल a1/b2 3/2/9, तो थोड़ा सा सरल करेंगे आप, तो ये नीचे इसके पास आ जाएगा, ये कट जाएगा, 3 3 9 3 दूना 6 1/6 हो गया। फिर इसको मैंने सरल किया तो 1/-6, देखिए ये प्लस में 6 है और ये माइनस में 6 है, तो ये दोनों बराबर नहीं हुआ। बराबर जब नहीं हुआ तो c निकालना कोई जरूरत ही नहीं है, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये संगत हो गए, हल होगा यानी संगत हो गए। चौथा सवाल देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। a1/a2 मैंने निकाला 5/-10, तो माइनस हाफ, देखिए माइनस यहाँ रहे या ऊपर में रहे या यहाँ रहे, बात बराबर। क्या मैं कह रहा हूं, यदि 3/5 हो, है ना, आप माइनस यहां लगा सकते हैं, यहां लगा सकते हैं या यहां लगा सकते हैं, तीनों का मतलब सेम है। माइनस कहीं रहे, 3 में रहे, 5 में रहे या बटा के आगे में रहे, कहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने हम सब में ऊपर कर दिया, कटा के सब में ऊपर कर दिया, यहाँ पर भी कटा के मैंने ऊपर कर दिया, तो सब आया -1/2 और -1/2 1/2। तो इस तरीके से तीनों बराबर हो गया। अब यहाँ क्या लिखें, संगत लिखें या असंगत, कंफ्यूजन नहीं करना है, संगत लिखना है। क्या लिखना है, संगत। मतलब समीकरण युग्म दो ही तरीके के होते हैं, या तो संगत या असंगत। जिसका हल होगा वो संगत, हल नहीं होगा असंगत। एक बार फिर से बोलिए, जिसका हल होगा संगत, जिसका नहीं होगा वो असंगत कहलाएगा। तो ये अनंत हल होगा ना, हल तो हो रहा है कि नहीं, हल हो रहा है यानी ये संगत है, समझ गए। समीकरण युग्म का यदि हल हो रहा, चाहे एक हल हो चाहे अनंत हल हो, दो ही हो सकता है ना।
तो यदि हल हो रहा है, तीनों बराबर है तो अनंत हल, यानी कि आश्रित युग्म है। आश्रित युग्म को संगत भी कहते हैं, समझ गए। तो इसका ये हम संगत लिखेंगे। तो इस तरीके से ये 4 सवाल है, आप नोट कीजिए। चलते हैं हम लोग 5वें सवाल की ओर। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग तीसरा का 5वां सवाल क्या कहता है। सवाल ये मेरा सवाल है, a1/a2 4/3/2 सॉल्व किया 2/3 आया, b1/b2 सॉल्व किया 2/3 आया। जब दोनों बराबर हो जाए तब c1/c2 निकालते हैं। c1/c2 किया, दोनों 8/12 दोनों यही साइड है, इसलिए डायरेक्ट ले लिया 8/12 ये भी। इस तरीके से ये और ये बराबर निकल गया। तो चूंकि यहाँ पे क्या हो गया, बराबर हो गया, इसलिए संगत समीकरण युग्म क्या हो गया, संगत, है ना। बराबर हो गया मतलब अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे का मतलब है कि ये संगत होगा, है ना। जिसका हल होगा वो संगत, नहीं हल हुआ तो असंगत, चाहे अनंत हल ही क्यों ना हो। अब चौथा सवाल सेम टू सेम यही सवाल है, कहता है यदि जो समीकरण युग्म है यदि संगत है तो आप उसको ग्राफ विधि से हल करें, है ना। तो ग्राफ विधि से हम यहाँ अभी तुरंत हल नहीं करेंगे, इसके बाद वाले जो वीडियो या फिर जो हम कॉपी पे आपको करके दिखाएंगे वो चीज जिसमें संगत होगा। तो पहले देखिए इसमें भी संगत और संगत खोजना है, और जिसका संगत है उसको ग्राफ से आप बनाइए, ये प्रश्न है। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल मैंने a1/a2 निकाला, हाफ आया, b1/b2 हाफ आया, c1/c2 हाफ आया, तीनों बराबर यानी संगत। ये अनंत हल हो गए, इसके अनंत हल हो गए मतलब आश्रित समीकरण युग्म, और आश्रित समीकरण युग्म का मतलब संगत समीकरण युग्म, समझ गए। दूसरा सवाल है a1/a2 1/3, b1/b2 -1/-3 चिन्ह के साथ, याद रखिएगा चिन्ह के साथ, है ना। c1/c2 8/16, चूंकि दोनों यही सेट था इसलिए मैंने ले लिया। तो देखिए 1/3 1/3 और 1/2 ये बराबर नहीं हुआ, इस चूंकि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। जब ऐसा हो जाए तो उसे संगत, ये कोई हल नहीं होता इसका, यानी संगत समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत हो जाएगा, समझ गए। तो ये असंगत समीकरण युग्म होगा, इसके कोई हल नहीं होगा, तो इसका ग्राफ हम नहीं खींचना है, ग्राफ 1 नंबर का खींचा जाएगा, ठीक है। तो वो हमको आपको ग्राफ कॉपी में हम आपको बताएंगे। तीसरा नंबर सवाल, चौथा का ये तीसरा है। ये सवाल है a1/a2 2/4 हाफ आया, फिर b1/b2 तो 1/+1 यहाँ छिपा हुआ 1/-2। तो देखिए ये 1/2 और ये 1/-2 दोनों बराबर नहीं हुआ, चूंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू c1/c2 b नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ये बराबर नहीं है यानी कि एक हल होता है, एक हल होता है मतलब समीकरण युग्म संगत, तो इसके भी ग्राफ खींचे जाएंगे, है ना। तो ये हम आपको ग्राफ जब खींचेंगे तो उस ग्राफ कॉपी में आपको हम बताएंगे, आप इसे नोट कीजिए। चलते हैं हम, इसमें एक और सवाल है। तो आइए देखते हैं हम लोग चौथा का चौथा सवाल। ये मेरा सवाल दिया हुआ है a1/a2 2/4 हाफ आया, b1/b2 -2/-4 हाफ आया, दोनों बराबर हो गया, c1/c2 -2/-5 दोनों यही साइड था इसलिए -2/-5 2/5। तो ये दोनों बराबर, ये बराबर नहीं है, अर्थात क्या हो गया a1/a2 नॉट इक्वल टू c1 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, इसलिए संगत युग्म जो समीकरण युग्म हो गई वो क्या हो गया मेरा असंगत, यानी इसके कोई हल नहीं होंगे। इनके ग्राफ कैसा होगा, समांतर। जब हल नहीं होता तो ग्राफ कैसे होते हैं, समांतर होते हैं। ये समांतर हो जाएगा और ये असंगत समीकरण युग्म, है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 5, है ना। ये मेरा अध्याय कौन सा है, अध्याय कौन सा है आपको पता है ना, अध्याय आपका 3.2 है, एनसीईआरटी 3.2। तो मैंने 3.1 तो कराया नहीं, तो चूंकि वहां पे सिर्फ उसका हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है, तो वो भी चीज हम आपको ग्राफ में ही दिखा देंगे। वहां 3.1 में क्या था कि आप ग्राफ खींचिए, बस इतना, हल नहीं बताइए, सिर्फ ग्राफ खींचिए। तो हम आपको ग्राफ खींच के उसका हल भी बता देंगे अलग वीडियो में, है ना। या फिर ये वीडियो यदि छोटा होता है 20-25 मिनट तो हो गया, तो यदि छोटा होता तो इसी में ऐड कर देंगे, नहीं तो अलग से आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल ईजी है ग्राफ। सबसे पहले हम इसीलिए अलग कर दिए ग्राफ को, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ताकि आप समझ लें कि ग्राफ का क्या क्या टाइप हो सकता है। तो चलिए 5वां सवाल क्या कहता है, आयताकार बाग है जिसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है और परिमिति हमारा 36 दिया हुआ है, अर्ध परिमिति, परिमिति नहीं अर्ध परिमिति दिया हुआ है 36। तो बाग की भी माई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए यही आयताकार बाग है, तो इसकी लंबाई हमारा हो गया, चौड़ाई हो गया हमारा x, तो लंबाई क्या हो गया 4x हो गया, है ना। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। चूंकि देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, और यहाँ पे हमने एक ही चर में मान लिया, बनेगा तो ऐसे भी, लेकिन यहाँ पे 2 चर में मान के, पहले हम एक चर में मान के बनाते हैं, उसके बाद फिर 2 चर में, ठीक है। तो अर्ध परिमिति, परिमिति का मतलब, परिमिति मतलब क्या होता है कि इसके चारों साइड आप जोड़ दीजिए, मतलब मान लीजिए इसको
तार से घेरा लगाना है, तो क्या होगा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो आयत का ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी होता है हमारा परिमिति। और अर्ध परिमिति कहेगा तो हम 2 से भाग दे देंगे, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा एल प्लस बी। एल प्लस बी मतलब एक लंबाई और एक चौड़ाई जोड़ देंगे तो ये हमारा होगा अर्ध परिमिति। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है प्रश्न से क्या दिया हुआ है, एल प्लस बी बराबर दिया हुआ है 36, है कि नहीं, और एल जो है बी में जब घटाते हैं ये हमारा आता है 4 आता है, समझ रहे। तो इस चीज को हम एक्स वाई में आपको कर देते हैं, क्योंकि मैंने एक्स वाई मान लिया है। तो अर्ध परिमिति क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा एक्स प्लस 4 है, लंबाई और चौड़ाई, और ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 4, हमारा ये अधिक है लंबाई चौड़ाई, अर्ध परिमिति हमारा ये हो गया। आप इसको थोड़ा सरल कर लेंगे, 2x बराबर हो जाएगा 36 माइनस 4 बराबर हो गया ये 32, तो आपका x बराबर हो गया 32/2 बराबर हो गया ये आपका 16। तो इस प्रकार x बराबर 16 हो गया, यानी कि आपका जो चौड़ाई है वो हो गया 16 और लंबाई हो गया आपका 20। सेंटीमीटर में क्या, मीटर में है, ये मीटर ये भी मीटर, चूंकि बगीचा है तो मीटर में होगा ही, सेंटीमीटर हो गए। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो गया लंबाई बराबर 20 मीटर, चौड़ाई बराबर 16 मीटर। ये तो हुआ एक चर में, मैंने एक्स में कर दिया है ना। अब आपको चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसलिए इसको 2 चर में बनाना ज्यादा उचित है। एग्जाम में आपको आ जाए, आप किसी भी तरीके से बनाएंगे कोई दिक्कत, क्योंकि एग्जाम में तो पता नहीं है, एग्जाम में तो कंडीशन नहीं रहता ना कि आपको ये इस सवाल का, इस चैप्टर का सवाल है, इस अध्याय का सवाल है, आपको ऐसे बनाना है। वहां तो सिर्फ सवाल रहता है, आप किसी भी तरीके से बनाए। तो मान लीजिए जब एग्जाम में आता है तो मान लेंगे हम इसको x मान लेंगे हम लंबाई, और चौड़ाई को मान लेंगे y मान लेंगे, 2 चर में, है ना। आप ऐसे भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रश्न से हमारा क्या है, प्रश्न से हमारा x प्लस वाई बराबर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, अर्ध परिमिति दिया है ना 36 है, और उसके बाद लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। तो इस तरीके से आपका ये हो गया। अब सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए यदि हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं तो हम किसी 3-4 विधि से सॉल्व कर सकते हैं इस चीज को। तो चूंकि ये अगला हमारा हिस्सा है, इसीलिए हम इसको इसी तरीके से बेटर मानते हैं, हम सॉल्व कर देते हैं इसको। लेकिन यहाँ अच्छा एक चीज और, ये तो हम ग्राफ अभी सीख रहे हैं, तो इसको हम ग्राफ के तरीके से भी बना सकते हैं। इसका ग्राफ खींचेंगे, बिंदु निकालेंगे, ग्राफ खींचेंगे, हो जाएगा। तो यदि यही प्रश्न एग्जाम में आता है कि आप इस विधि को ग्राफ विधि से हल करें और ग्राफ खींचें, तो ये चीज आप लिखेंगे, 2 समीकरण हो जाएगा आपके पास, बिंदु निकालेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ कैसे खींचेंगे वो तो हम आपको अलग वीडियो में दे देंगे। और यदि सॉल्व करना है तो क्या करना है, इस दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x होगा, ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, x बराबर क्या हो जाएगा 40/2 बराबर हो गया 20 मीटर। ये आपका हो गया लंबाई। तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, आप किसी में मान रख लीजिए, है कि नहीं, आप इसी में मान रख लीजिए, 1 के में मान रख लीजिए। इसको मिटा देते हैं, तो हम यहाँ पे इसी को 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो आप यहाँ लिखिए 1 से क्या हो जाएगा 20 + y बराबर 36, समझ गए कि नहीं। तो या क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 36 - 20 बराबर 16 मीटर। तो आप किसी भी तरीके से बनाइए, दोनों सही है ना। इस तरीके से निकालिए, ग्राफ से बनाइए तो वो भी सही है। हम लोग यहाँ पे ग्राफ सीख रहे हैं, ग्राफ का ये चैप्टर है, इसलिए ग्राफ से बनाना ज़्यादा बेटर है। तो इस तरीके से हमारा 5वां सवाल होता है खत्म। चलते हैं हम लोग 6ठे सवाल की ओर। चलिए 6ठा सवाल क्या कहता है। 6ठा सवाल हमारा दिया हुआ एक समीकरण है, क्या दिया हुआ है, 2x + 3y - 8, 2x + 3y - 8 बराबर 0 है ना। अब 2 चर वाले ऐसे समीकरण लिखिए आप
पहला कंडीशन है कि वो हमारा प्रतिच्छेदी हो जाए, इसका और जो मैं नया लिखूंगा उसका ग्राफ प्रतिच्छेदी हो जाए पहला, दूसरा समांतर हो जाए, तीसरा संपाती हो जाए। आपको समीकरण लिखना है तो याद कीजिए, पहले में क्या है प्रतिच्छेदी, तो कंडीशन क्या है आपका a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। तो ध्यान रखिए a1/a2 करना है ना, a1/a2 कुछ भी ले लीजिए आप, इसमें आप अपने मन से लिख, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, आप अपने मन से लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं 3x, हमको ये बराबर नहीं करना है ना, तो देखिए 2/3 हो गया, और इसमें हम कर देते हैं -2 कर देते हैं, कुछ भी ले लीजिए ना y, अब इधर कुछ भी ले लीजिए, बस हो गया हमारा समीकरण। निकाल के देख लीजिए a1/a2 क्या हो जाएगा, ये 2/3 और b1/b2 क्या हो जाएगा 3/-1। क्या ये बराबर है आपका, ये दोनों बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो हमारा ग्राफ क्या होगा, यहाँ पर ये हमारा कंडीशन ये है, इसीलिए इसका ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, है ना। तो ये आपका सिर्फ आपका आंसर कितना है, बस आपका आंसर इतना है, बस आपका आंसर सिर्फ ये है। एक में लिखिए ये, दूसरा में क्या कहता है, दूसरा में कहता है समांतर होना चाहिए। समांतर मतलब कोई हल नहीं होना चाहिए, कोई हल नहीं का मतलब नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसमें बराबर लीजिए, आप इसमें 2 से गुना कर दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए। अब इसमें कुछ अंतर कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2, आइए आप कुछ चेंज कर दीजिए, लीजिए 5 कर दीजिए, निकाल के देख लीजिए एक बार, a1/a2 तो 2/4 1/2, ठीक है, b1/b2 ये क्या हो गया आपका 3/6 1/2, c1/c2 ये क्या आ गया -8/-5। क्या ये तीनों बराबर है, नहीं है बराबर। कंडीशन क्या है, a1/a2 होगा, b1/b2 होगा और नॉट इक्वल टू c1/c2। यही तो है हमारा समांतर ग्राफ जिसके कोई हल नहीं होंगे, ये हो गए समांतर ग्राफ। अब आपका आता है संपाती। संपाती में क्या होता है, ये आपका दूसरा है सवाल, सिर्फ यही आपको लिखना, ये आंसर ये आपका पहला में ये आंसर, समझ गए ये चीज कैसे लिख रहे हैं, अपने मन से लिख रहे हैं, उसको देख के अपने मन से लिखते हैं। तीसरा में कहता है समांतर होना चाहिए, तो समांतर जब होना चाहिए इसी में 2 गुना कर दीजिए, 3 गुना कर दीजिए, 4 गुना करके यही समीकरण लिखना होता है। आप इसमें 3 गुना करके लिख दीजिए, दोनों साइड पूरे में गुना करना है। और इसमें क्या किए, जो गुना करना है कर, दोनों में कर देना, इसमें नहीं करना है, तो इसमें हम 3 से गुना करते हैं, 3 गुना 6x प्लस 3 से गुना कर रहे हैं 9y और -8 24। अब इस दोनों का यदि बटे निकालेंगे, देखिए 2/6 3/9 -8/24 बराबर है कि नहीं, 1/3 1/3 और 1/3 सब बराबर हो गया ना। तो ये हो गया आपका क्या हो गया, ये ग्राफ संपाती ग्राफ हो गया। तो इस प्रकार से ये आप तीनों का मैंने उदाहरण लिख लिया, आप भी इसके बहुत सारे उदाहरण, अनंत उदाहरण लिख सकते हैं ना। आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आपको याद रखना चाहिए कि आपको याद रखना चाहिए कि किस कंडीशन में कैसा ग्राफ होगा। तो बस ये प्रैक्टिस की चीज है, आप इसे प्रैक्टिस करेंगे आपका बिल्कुल बनेगा, है ना। अब है 7वां नंबर सवाल और लास्ट सवाल, ये ग्राफ वाला सवाल है। इसको हम कॉपी पे आपको बताएंगे कि कैसे इसको बनाते हैं, है ना। नेचुरली थोड़ा सा हम आपको ग्राफ का इसमें हिंट दे देते हैं, बाकी हम आपको ग्राफ में सिखाएंगे, है ना। ग्राफ कैसे खींचते हैं, सबसे पहले एक ग्राफ कॉपी होती है, आपके पास ग्राफ एक कॉपी होनी चाहिए, अच्छी वाली 10 रुपये 20 रुपये में आजकल आती है, अच्छा वाला आता है ना। उसके बाद आपके पास 2 पेंसिल कम से कम होना चाहिए, एक HB एक 2H का। चूंकि अभी लॉकडाउन है, मार्केट नहीं खुला है, ये आपको ना मिले कोई दिक्कत नहीं, HB ही रखिए, अच्छी कंपनी का रखिए, और 2 रखिए, है ना। 2H मिले, आपको पता है H बहुत रेड बहुत तरह का होता है, 2H होता है, 4H होता है, 8H होता है ना। इस टाइप के ये होता है HB मतलब हार्ड ब्लैक, ये होता है कि लिखने के लिए जो कि हम लोग जनरली यूज करते हैं। 2H होता है क्या, ये थोड़ा सा फीका चलता है, इससे थोड़ा सा फीका चलता है ना। 4H और फीका चलता है, और फीका, 8H और फीका चलता है, मतलब बिल्कुल इससे लिखने के बाद लगेगा कि लिखा हुआ ही नहीं है। ये 4H से इससे थोड़ा सा ज्यादा तेज, इससे लिखेंगे तो ये थोड़ा सा और ज्यादा दिखेगा, और ये हार्ड ब्लैक बहुत ज्यादा दिखेगा।
तो जैसे 2H हम H की संख्या बढ़ती जाती है, हार्डनेस की संख्या बढ़ती जाती है, वो बहुत कम, H का मतलब होता है हार्ड, क्या होता है हार्ड, 2 हार्ड है, 4 हार्ड है, 8 हार्ड है। अब कोई चीज जब हार्ड है तो घिसेगा कम, तो ये कॉपी पे घिसेगा कम इसलिए दिखेगा कम, घिसेगा ज्यादा दिखेगा ज्यादा, ये और ज्यादा घिसेगा और ज्यादा दिखेगा, और सबसे ज्यादा घिसता है HB इसलिए दिखता है HB। समझ ना, 8 मतलब 8H, इसका मतलब है कि बहुत हार्ड है, हार्ड है तो घिसेगा कम दिखेगा कम, इससे कम हार्ड है 4H तो दिखेगा घिसेगा ज्यादा दिखेगा ज्यादा, और ये 2H और ज्यादा घिसेगा और ज्यादा दिखेगा, और ये बहुत ज्यादा घिसेगा और बहुत ज्यादा दिखेगा हार्ड वाला। तो ये पेंसिल की प्रकार है, तो आपको सिर्फ HB और 2H रखना है, समझ गया, यदि अवेलेबल हो पाए तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, HB आप 2 रखिए कोई दिक्कत नहीं। ये 2 रख लेंगे, एक अच्छी सी कटर और एक अच्छी सी रबड़, एक ग्राफ कॉपी आप लेंगे, ठीक है। उसके बाद ग्राफ कॉपी में ऐसे हम लोग नियामक तल बनाते हैं, 9वीं क्लास में इसको बोलते हैं नियामक तल, क्या बोलते हैं नियामक तल बोलते हैं, है ना, कार्ती तल भी बोलते हैं, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये होता है आपका एक्स एक्सिस, एक्स डैश ओ एक्स, ये होता है वाई ओ वाई डैश, ठीक है। तो ये होता है, ये इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, एक्स अक्ष इसको बोलते हैं हम लोग वाई अक्ष। ये थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, क्या बोलते हैं मूल बिंदु कहते हैं इस पॉइंट को, ठीक है, इसको मिटा देते हैं ऑरिजिन इंग्लिश में, ठीक। अब देखिए जब आप ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ पे पैमाना लेना पड़ता है, एक पैमाना, है ना, पैमाना क्या लेना पड़ता है, जैसे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1, है ना, 2 सेंटीमीटर बराबर 1, तो इस तरीके का हम लोग लेते हैं पैमाना, जो भी लेना है आपको। तो मान लीजिए हम x पे इतना बराबर हम 1 लिए, तो अब एक बार हम चुनने के लिए इस दूरी स्वतंत्र है, एक बार चुनने के लिए ये दूरी हम स्वतंत्र है, हम चाहें तो इतना बड़ा भी 1 ले सकते हैं, लेकिन एक बार आप स्वतंत्र है, दूसरी बार नहीं, एक बार इतना लिए। अब इस पूरा एक्सिस पे इतना बराबर ही लेना है हमको, ग्राफ कॉपी में बिल्कुल लिखा रहता है तो वहां पे झंझट नहीं है, यहां हम अंदाज से कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे बराबर पे ले रहे हैं ना। अब इधर भी लेना है बराबर, इधर भी बराबर, ठीक है। अब देखिए एक्स एक्सिस पे मैंने चुन लिया, तो क्या वाई एक्सिस पे चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, यदि जरूरत पड़े तो हम वाई एक्सिस पे इतना बड़ा भी हमें एक ले सकते हैं, 1 यूनिट को। तो सुविधा के लिए हम जैसी सुविधा होती है वैसे लेती है, जब जरूरत पड़ता है कि वाई पे हम छोटा छोटा लेंगे, हम चाहे तो वाई पे इतना छोटा छोटा ले सकते हैं, जरूरत के अनुसार, हमें इतना में मेरा काम होगा, इतना बड़ा लेने में काम नहीं होगा, तो दोनों पे हम स्वतंत्र हैं। एक्स पे एक बार ले लिए तो वही साइज चलेगा, वाई एक्सिस पे भी जो हम एक बार ले लेंगे पैमाना, वही साइज से जाना पड़ेगा, है ना। तो जनरली हम लोग बराबर ही मान लेते हैं, हम अंदाज से इसको बराबर मान लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हम समझ आ रहा है ग्राफ कैसे बनता है। अब इस मूल बिंदु से इधर वाले को पॉजिटिव 1 2 3 4 5 जो पैमाना हो, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, मीटर में मीटर में, -1 -2 -3 -7, ध्यान देखिएगा इधर माइनस होता है तो माइनस वाले साइड हम डैश लगाते हैं, ठीक है, नीचे हमारा माइनस होता है, -1 -2 -3 और -4, ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से ग्राफ कॉपी में हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कोई हमारा बिंदु हो जाता है, 3 2 बिंदु हो गया, और कोई हमारा एक बिंदु हो जाता है जैसे कि -1 4 बिंदु हो जाता है। तो ये हमारा पहला जो होता है ये हमारा एक्स अक्ष का बिंदु दर्शाता है, ये वाई अक्ष का। तो इसको 3 और 2 हमको दर्शाना है तो कैसे पर चलेंगे, पहले एक्स एक्सिस पे चलते हैं 3 और वाई एक्सिस के समांतर 2 प्लस में 2, तो प्लस में 2 देखिए यहाँ पे, तो हमें ऊपर चलना है, वाई एक्सिस के समांतर चलना है ना। ये हमारा बिंदु हो गया, यहाँ हम लिखेंगे 3 और 2, एक बिंदु हमारा ये हो गया।
हम सबसे पहले किस पे चलते हैं, एक्स एक्सिस पे, उसके बाद वाई एक्सिस के समांतर चलते हैं। यहाँ हमें चलना -1 और 4, -1 आप इधर आएंगे एक्सिस पे और 4 चलना है किस पे, वाई एक्सिस के समांतर। तो देखिए यहाँ पे लगभग हो जाएगा, हुआ कि नहीं, ये ऐसे चलेंगे और ये इसके समांतर चलेंगे। तो ये हमारा हो गया -1 और 4, ये बिंदु। आपके पास एक बिंदु, ये एक बिंदु। अब ग्राफ खींचना है तो स्केल ऐसे रखना है और स्केल रख के इसको ऐसे मिला देना है, नहीं मिला हाथ से लेकिन ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद आप यहाँ तीर का निशान लगा सकते हैं, जिसका भी समीकरण है उसको आप सटा कर लिख सकते हैं जगह, नहीं तो तीर का निशान लगा के ऐसे बना सकते हैं। अब मान लीजिए कोई और ग्राफ खींचे और ये हमारा ऐसे कट गया, तो ये जो कटा तो इस बिंदु का जो भी कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई, यही हमारा ग्राफ से हल प्राप्त होता है। जहां ग्राफ कटता है वही हमारा हल होता है। तो इस तरीके का हम आपको कॉपी में करके दिखाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई पैमाना नहीं है, यहाँ पर कोई स्केल नहीं है, तो इसीलिए इस चीज को मैंने आपको एक थ्योरी टाइप से बताया। हम इसको कॉपी पे आपको बेहतरीन ढंग से समझाएंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 7वां नंबर सवाल जो है आपका ग्राफ पे बनने वाला सवाल है। तो जितने भी ग्राफ के सवाल हैं सब हम आपको कॉपी पे बना के दिखाएंगे और बिल्कुल अच्छे से। तो बस ये अध्याय 3.2 यहाँ पे खत्म होता है। 3.1 जो है आपको कॉपी में मिल जाएगा। तो बस ये इतना तक ही आज हम लोग रखते हैं और आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, है ना, व्यू बहुत कम आ रही है, आप शेयर करें। हाँ, आपको एक नया जानकारी देना है कि अब इस चैनल का एक अपना टेलीग्राम ग्रुप बन गया है। आप ये जो वीडियो अपलोड होगा इसके आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर एक टेलीग्राम लिंक करके एक आपको आएगा लिंक, वहां आप ओके करेंगे तो टेलीग्राम का चैनल में आप आ जाएंगे। तो टेलीग्राम के चैनल में आएंगे तो कोई भी वीडियो जब अपलोड होगा तो वो वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल पर भी आएगा। बहुत सारे वहां पे पीडीएफ भी मिलेंगे। तो उस टेलीग्राम चैनल में खुद ज्वाइन भी करना है और दूसरों को भी ज्वाइन करवाना है ना। तो टेलीग्राम चैनल, सबसे पहले आप टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और उसके बाद अपने आप उस लिंक पर जब आप एक ओके करेंगे तो आपको वो टेलीग्राम में ले जाएगा। तो हम दिन प्रतिदिन हम खुद को अपडेट करते जा रहे हैं, व्यवस्था को अपडेट करते जा रहे हैं और आपके लिए नए नए वेरिएंट हम लेते चले आएंगे, है ना। तो अभी हम टेलीग्राम लाए हैं, आने वाले दिनों में और भी बहुत कुछ लाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हम जाने से पहले आपको एक छोटा सा चुटकुला मुझे याद आ गया, वो मैं सुनाना चाहता हूँ। एक बार एक भोला बाबा का भक्त था जो कि बहुत पूजा करता था भोला बाबा को, और वो हमेशा कहते थे भोला बाबा हमको छप्पर फाड़ के दीजिए, जब भी दीजिए एकदम छप्पर फाड़ के दीजिए। तो ये घटना पार्वती जी बहुत दिनों से देख रहे थे, सुन रहे थे। तो एक दिन उनको थोड़ा सा वो इरिटेट हो जाती हैं और भोला बाबा से वो कहती है कि आप का जो ये शिष्य है ये बहुत दिनों से कह रहा है कि हे भोला बाबा हमको छप्पर फाड़ के दीजिए, तो इसका आप छप्पर फाड़ते कहीं नहीं है। तो भोला बाबा कहते हैं पहले ये छप्पर बनाएगा तब ना फाड़ेंगे, तो छप्पर पहले बनाए तब फाड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार है पढ़ाई, आप पढ़ाई को जारी कर रखिए, है ना। और हम लोग कहते हैं कि विद्यार्थी अक्सर ऐसा कहता है कि हे भगवान हम पास हो जाए, भगवान पास हो जाए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तब ना पास होंगे जी। तो सबसे पहले आप छप्पर बनाइए, तब भगवान एकदम छप्पर फाड़ के देंगे आपको। आप पढ़िए तभी छप्पर फाड़ के मिलेगा, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।